हम लोगों ने पार्लियामेंट इन इंडिया के बारे में पहले समझा है, तो दिस इज ऑलमोस्ट कमिंग टू चैप्टर 34. तो अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग एंड आई विल रिपीट इट more often. You have to read the books. I am only a guide. I am just a mentor. मैं कुछ salient points discuss कर दूंगा so that your picture image will be clear. एक view समझ में आ जाएगा. Like what I have told you, that you see that how parliamentary proceedings are taking place. YouTube पे जाइए, कभी लोकसभा टीवी देख लीजिए. What you have to see? लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी. Just go and see. Sometimes you have a walk of the corridor of parliament. How does it look? Some picture image has to be done. You just see, there are mentoring and teaching will go together. यूपीएससी में तैयारी मेंस की होती है. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी मेंस की होती है. मेंस मीन्स राइटिंग. Exam is very easy. Why so? I am telling you. Like this year, अभी साल का एग्जाम देख लो आप, 2026 का. इतना इजी है, like it has given just like a cake to you. क्यों? क्वेश्चंस बड़े अजीब आ गए और पूरा दिल्ली में हंगामा है कि क्वेश्चन हैज कम वेरी डिफिकल्ट. पूरा न्यूज़पेपर में छाया हुआ क्वेश्चन डिफिकल्ट है. One of my student had come. He is staying in village. वो गांव में रहता, शहर में रहता भी नहीं है. क्या हुआ कि he is coming from middle class family और मैट्रिक के बेसिस पर उसका सिलेक्शन हुआ है पोस्ट मास्टर में, डाक शॉर्टर में. क्या चीज में? पोस्ट ऑफिस में, डाक शॉर्टर में. डाक शॉर्टर में ही मस्ट बी गेटिंग अराउंड 17,000-18,000 रुपीज पर मंथ. तो 17,000-18,000 रुपीज पर मंथ तो गांव के में पोस्ट ऑफिस है, तो वहां छोड़ के वो आ नहीं सकता है. क्लियर है ना? बट ही इज माई स्टूडेंट. वो आया एग्जाम देने के बाद यहाँ पर मेरे पास, यहीं आया हाजी मेरे ऑफिस में अपने फादर के साथ. तो मैंने उसका बोला क्वेश्चन मिलाओ कितना तुम्हारा सही हुआ है. तो बोलता है कि मेरा 97 तो सही है. अब वाकई में था भी. गांव में रहने वाला आदमी, जॉब करने वाला आदमी, पोस्ट ऑफिस में डाक शॉर्टर है. वो कहीं बाहर जा भी नहीं सकता है. उसका एक ही रास्ता है पढ़ने का, बुक. और कोई बुक उसके पास, कुछ और तरीका ही नहीं है उसके पास. कोई बुक, कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं. और मेरे बुक में क्या है कि आफ्टर एवरी चैप्टर देयर आर एक्सरसाइजेज. अभी तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कंपाइल करने लगा हूँ बुक को एक फॉर्म में. पहले क्या था कि थोड़ा हाफाजार्ड वे में, लेकिन है चैप्टर ही है. तो हाफाजार्ड वे में मैंने उसको कंपाइल करके प्रिंट करके दे दिया था. उसके पास जो चैप्टर है और उसका एक्सरसाइजेज है, बस वही है. और क्या एक्सरसाइज है? मेंस का क्वेश्चन लिखना है. ज्यादातर पीटी के क्वेश्चन नहीं है उसके पास. उसके पास किसके क्वेश्चन है? मेंस के हैं. जैसे मान लिया 10 क्वेश्चन में पीटी का पूछता हूँ तो 5 क्वेश्चन आपको मेंस का पूछता हूँ. यही कर रहा हूं मैं. आप देख ही रहे होगे ना, आपको भी तो ऐसे ही दे रहे हैं. और वो मेंस का क्वेश्चन लिखता है और टेलीग्राम में मुझे भेज देता है. मैं कभी कभी देखता हूँ, कभी नहीं देखता. मैं उसको भी यही बोलता हूँ कि यू योरसेल्फ आर बेस्ट जज. अप दीपो भव, बी अ जज, बी अ लाइट अप टू योरसेल्फ. अपना प्रकाश खुद बनो. तो दिस वे वो ही इज ट्राइंग. और अभी मेंस का अभी पहली बार दिया है पीटी. 97 80 मार्क्स लाने वाले दिल्ली में जो 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो 80 नहीं सही कर पा रहे हैं, 80 नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन तैयार किसके लिए? वो तैयार है मेंस परीक्षा के लिए. वो मुख्य परीक्षा के लिए तैयार है. तो इसका सिलेक्शन का चांस ज्यादा है, बिकॉज he has prepared himself for main examination. I will send you one link of a girl. वो लड़की बहुत अच्छा बात बोलती है कि मैं 4 बार पीटी में फेल की, लेकिन 5वां बार मेरा पीटी निकला. बट आई हैड प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम फॉर द मेंस. और ही इज IAS. करेक्ट? तो कितनी बहुत. तब अब मैं आपको मेन बात बता रहा हूं. देयर आर फ्यू पर्सन्स हु आर पीटी मास्टर.
इस बार तो नहीं कर पाएंगे पीटी मास्टर, इस बार पीटी भी क्वालिफाई, बिकॉज दिस ईयर क्वेश्चन पैटर्न हैज बीन चेंज्ड, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन हैज कम। पहले लोग का क्या था कि आप मुझे 4 ऑप्शन बताओ, आंसर वो नहीं बता पाएंगे, 4 ऑप्शन बताओ, तुरंत 2 को एलिमिनेट कर लेते हैं, 2 के बीच में वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं और एक सही कर लेते हैं। तो उनका हैबिट बना हुआ है एलिमिनेशन मेथड से पीटी निकालने का। बट दे आर नॉट, और भी कौन सा पेपर, खाली 3 पेपर, GS 1, 2 and 3, और बाकी तो पढ़े ही नहीं है। पीटी निकल जाता है, जब पीटी निकलता है तब मेंस की पढ़ाई करते हैं, अब मेंस निकलता नहीं है। तो ऐसे लोगों की संख्या अगर 10,000 लोग, 10,000 लोग पीटी निकालते हैं तो यकीन मानो कि 5,000 लोग ऐसे हैं, समझ गए। वो मुख्य परीक्षा दे कैन नॉट क्वालिफाई इन मेन एग्जामिनेशन। तो आपका कंपटीशन मात्र 5,000 लोगों के बीच में रह जाता था पहले, और 5,000 में 3,000 स्टूडेंट्स आर अपियरिंग इन इंटरव्यू। दुनिया का कौन कंपटीशन इतना आसान है कि 5,000 में 3,000 इंटरव्यू देने जाता हो? इज देयर एनी कंपटीशन? कोई कंपटीशन नहीं है। इट इज सो इजी, क्योंकि बिकॉज 5,000 आर पीटी मास्टर्स, और 5,000 ऐसे हैं जो कि मेंस का प्रिपरेशन करते हैं, उनका जिस साल भी पीटी में हो जाएगा वो मेंस भी निकाल लेंगे। क्लियर है ना? लेकिन मेंस की तैयारी ऐसे करनी है, रिटर्न में अगर तैयारी करेंगे मेंस का, आंसर बिग आंसर्स लिख के तैयारी करेंगे और साथ में पीटी के भी क्वेश्चन करते रहेंगे, तो मेंस और पीटी दोनों की तैयारी साथ साथ करेंगे तो आपका पीटी भी हो जाएगा और मेंस भी हो जाएगा। और करना क्या है, मेंस की तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है न्यूज़पेपर। 50% वर्क तो यहां से हो जाता है कि बुक के पीछे आपका मेंस का क्वेश्चन लिखा हुआ है। न्यूज़पेपर पढ़ना है और न्यूज़पेपर से भी 2 क्वेश्चन लिखना है, 2 क्वेश्चंस डेली। अगर हम आपको 2 क्वेश्चन दे दें न्यूज़पेपर से लिखने के लिए, ठीक, जैसे आज का न्यूज हम मान लिया कि तृणमूल कांग्रेस के 20 MP अलग से मीटिंग कर रहे हैं, और व्हिप जो है उनका, जो पार्टी लीडर है या व्हिप है, वो बोल रहा है कि हम 20 लोग NDA यानी बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे, तृणमूल कांग्रेस का। तो क्या क्वेश्चन हम इसे कोशिश करेंगे लिखने का, व्हिप का क्या रोल है, और एंटी डिफेक्शन के कंडीशन में व्हिप हाउ ही कैन एसर्ट हिमसेल्फ, एंटी डिफेक्शन लॉ के कॉन्टेक्स्ट में व्हिप कैसे कर सकता है। एक क्वेश्चन हम आपको लिखवा ले, इसके बाद आसान हो जाएगा। मान लिया कि एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आज का न्यूज में देखा मैंने क्या देखा, अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, करेक्ट। अंडमान निकोबार आइलैंड में वो क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वहां पर गलेथिया बीच में जहां की बन रहा है ट्रांसशिपमेंट का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, 9,200 करोड़ का है, इसका एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट कर पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको लेके अपना रिपोर्ट बनाया है, तो न्यूज़पेपर बोलता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। तो ये जो पोर्शन है इस पर एक लिखना है क्वेश्चन बना के, मैं क्वेश्चन बना दूंगा कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड critically examine the development and strategic importance of that project in India vis-a-vis the ecological and sustainable development। इसको पर आप लिखिए, आप इस पर 200 वर्ड में लिखिए। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे दिया आपको। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन डेली 2 दे दूं और आप 4 फ्रेंड हैं, 4 फ्रेंड बैठ के उस पर डिस्कशन करते हैं और एक दूसरे लिख के फिर बात करते हैं, पहले लिख लिए फिर हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, 1-1.5 घंटा गप भी हो जाएगा, टाइम भी हो जाएगा, समोसे चाय भी साथ में चल जाए, तो आपका ये मेंस का तैयारी हो रहा है, इंटरव्यू की तैयारी चल रही है, समझ गया। तो मेंस की तैयारी बुक के पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है
और मेंस की तैयारी न्यूज़पेपर के साथ हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ना ही है आपको, करेक्ट। आपका मेंस की तैयारी हो जाएगी, आपको कोई एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है। वी हैव डेवलप्ड वन ऐप ऑपरेशनल हो गया है, ऐप डाउनलोड कर लिए हैं, हाँ ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब ऐप पे हम लोग काम कर रहे हैं, उस ऐप में आपको मिलते जाएगा सब, है ना, एवरीथिंग यू विल गेट ऑन दैट ऐप ओनली। तो आपको यूट्यूब पे नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, ऐप पे ही आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा। और डेली हम उस पर 2 क्वेश्चन भी देते चले जाएंगे न्यूज़पेपर का। तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे, 2 क्वेश्चन लिखेंगे, आपकी तैयारी हो गई। 1 साल तक इस प्रोसेस से चलिए, 1 साल बाद एग्जाम जब आएगा, फरवरी महीना में फॉर्म भर लीजिए, फॉर्म भरने के बाद आप एग्जाम लिखिए, आपका हो जाएगा, फिर यूपीएससी निकल जाएगा। एक बार यूपीएससी का मेंस लिख लिए, उसके बाद आइए बीपीएससी लिखने के लिए। वंस यू राइट यूपीएससी मेंस देन कम टू बीपीएससी। देखिए बीपीएससी कैसे नहीं निकलता है, बिल्कुल निकल जाएगा, प्रोवाइडेड यू वंस यू राइट यूपीएससी मेंस। बात समझे कि नहीं? तो तैयार किसके लिए होना है? तैयार यूपीएससी के लिए। निकलता यूपीएससी भी है, बीपीएससी भी है। इट हैपेंड विथ मी लॉन्ग बैक। और उसके बाद तो मेरे घर में रिजल्ट इसी सिलसिले में सभी लोग निकालते चले गए, क्योंकि रास्ता यही है। वंस यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ अप टू दैट लेवल, उस लेवल तक आपको आना पड़ेगा, है ना। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी, दिस इज द रोड मैप, है। हम लोग इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप स्टडी करने जा रहे हैं। पार्लियामेंट इन इंडिया दैट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास। दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट क्लास ऑल टुगेदर। नॉर्मली बुक्स में इस पर डिस्कशन ज्यादा नहीं रहता है, बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द मेन एग्जामिनेशन। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप जो मेंस में आता है, आजकल पीटी में भी वैसे ही पूछने लगे हैं, लंबा लंबा क्वेश्चन करके। तो यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज पार्लियामेंट्री ग्रुप, व्हाट आर इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप एंड व्हाट इज इट्स रोल इन द पॉलिटी और गवर्नेंस। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, ऑल्सो नोन एज आईपीजी, इज एन इम्पॉर्टेंट बॉडी कनेक्टेड विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एक ग्रुप है। इट हेल्प्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट डेवलप कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। एक क्या होता है कि एक डायरी निकलती है इस ग्रुप के द्वारा, मोटी सी डायरी, अभी से नहीं, शुरू से ही, अब तो वेबसाइट भी आ गया। उस डायरी में सबका एड्रेस, सभी एमपी का आपस में एड्रेस, सबके डिटेल्स, सबका क्या वर्क है, कौन कमेटी के कौन मेंबर बन गए, कौन फॉर्मेशन का कौन मेंबर बन गए, 545 मेंबर्स का वो अपडेट होते चला जाता है उस डायरी में या उस वेबसाइट पे। और एवरीबॉडीज नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर इट्स देयर। और डायरी आपस में बांट दी जाती है पार्लियामेंट में। कुछ डायरी कुछ और लोगों को भी बांटी जाती है, कुछ अन्य स्टेट के भी एमएलए लोग को बांटी जाती है, ताकि किसी को किसी भी पार्लियामेंटेरियन से, एमपी से बात करनी हो, कुछ डिस्कस करना हो, कोई पॉइंट करना हो, तो ये बड़ा इजी हो जाता है। And it is informal type of group. It was formed in 1949, शुरू में ही हो गया था, and after a motion was adopted by Constituent Assembly Legislative, Constituent Assembly में हुआ 16 अगस्त 1948 को ये बना दिया गया था इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। तो अगर पूछा जाएगा तो ऐसा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लिखने का कि ये भाई आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, 16 अगस्त 1948 को, 16 अगस्त 1948 को एक ग्रुप बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ठीक है। इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी, इट वर्क्स इंडिपेंडेंटली इन इट्स ओन फील्ड। द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑल्सो कनेक्ट्स द इंडियन पार्लियामेंट एंड इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। इट वर्क्स एज द नेशनल ग्रुप ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन एंड द मेन ब्रांच ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बेसिकली जब बनाया गया था उस समय क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया, तो कॉमनवेल्थ का एस्टेब्लिशमेंट किए थे। कॉमनवेल्थ मीन्स ऑल दोज कंट्री विच वेयर वंस अंडर द ब्रिटिश रूल। वो सभी देश जो ब्रिटिश शासन के अंदर में थे, वो सभी देशों को मिला के कॉमनवेल्थ बना दिया गया। और अभी भी कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं,
जो ऐसे कंट्री जो है गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके बीच में भी एक्सचेंज पॉइंट रहे सभी पार्लियामेंटेरियंस का, एक अच्छा जेस्चर था। तो ये इसका हिस्ट्री है और ऐसे बनाया गया। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप इज अ बॉडी प्रेजेंट एंड फॉर्मर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें फॉर्मर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी रखते हैं। फॉर्मर मेंबर मान लिया कि कुछ ऐसा होता है, कुछ मेंबर इस बार एमपी हैं और अगली बार चुनाव प्रेजेंट में चुनाव हार गए। मान लिया कि पिछले बार में एमपी थे और इस बार में चुनाव हार गए, तो ऐसे मेंबर को कहते हैं लेम डक मेंबर्स। क्या बोलते हैं? लेम डक मेंबर्स। लास्ट पार्लियामेंट्री सिटिंग्स को कहते हैं लेम डक पार्लियामेंट्री सेशंस। ये सब वर्ड जानना चाहिए, आपके किताब में सब वर्ड हमने क्लियर किया। पिछला चैप्टर में जाइएगा, दिस ऑल वर्ड इज क्लियर। अभी हम पढ़िएगा इसको, रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, सुन लीजिएगा। गलोटिन वर्ड वगैरह बहुत सारे वर्ड हमने क्लियर करते चले गए। इट्स मेन पर्पस इज टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, डिस्कशन, कोऑपरेशन एंड कॉन्टेक्ट अमंग द पार्लियामेंटेरियंस। वही बात क्लियर है ना? तो नाउ आई थिंक दैट इमेज इज क्लियर कि हम क्यों ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इट हेल्प्स द एमपी टेक पार्ट इन इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री मीटिंग्स। कभी कभी इस ग्रुप का विजिट होता है दूसरे कंट्री में, यहाँ के एमपी को अंडर द आईपीजी ग्रुप भेजा जाता है कि जाइए चाइना में देख के आइए कि वहाँ के जो पार्लियामेंटेरियंस है, मतलब वहाँ के जो गवर्निंग बॉडी में जो लोग हैं वो कैसे काम करते हैं। कभी कभी बोला जाता है आप चलिए, आप लोग जाइए पाकिस्तान देख के आइए, कभी आप जाइए नॉर्वे देख के आइए। तो ये एक तरह का विजिट प्रोग्राम भी होते रहते हैं, ठीक है ना। रिलेशंस विद एमपी विद अदर कंट्रीज। तो ये जो है इन सिंपल वर्ड्स आईपीजी एक्ट एज ए ब्रीच नहीं। तो लिंक क्या है? इंडियन एमपी एंड इंडियन एमपी, मतलब एक एमपी से दूसरे एमपी के बीच में। अब आप पढ़िएगा इसको, इस चैप्टर को, तो आई थिंक दैट इट विल बी इजिली यू कैन अंडरस्टैंड इट। बेसिक ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया है, चैप्टर इज देयर विथ यू। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप हैज ए क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? मेन ऑफिस, प्रेसिडेंट कौन है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसके आईपीजी के प्रेसिडेंट कौन होंगे? अध्यक्ष कौन होंगे? स्पीकर। स्पीकर ही तो रहते हैं। डिप्टी स्पीकर वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, ठीक है। द स्पीकर एक ऑफिशियल प्रेसिडेंट होते हैं। एग्जीक्यूटिव कमिटी, द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप एज हेडेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमिटी। एग्जीक्यूटिव कमिटी का मतलब ही हुआ कि जो अध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष होगा, एंड 2 वाइस प्रेसिडेंट बना दिए जाते हैं। अब आपको एक इजी वे में आप समझ लीजिए कि इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड फॉर्मर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, पहले के जो दोनों का उसमें नाम उम रहता है। A sitting member of Lok Sabha Rajya Sabha can become a life member by paying prescribed life subscription। एक तरह का क्लब है, इसमें जो भी मेंबर है वो इसके लाइफ सब्सक्रिप्शन हमेशा के लिए रख सकते हैं। और ये जो है सब्सक्रिप्शन ज़्यादा नहीं है, 1000 रुपीज है। ऑब्जेक्टिव तो समझ में आ ही गया। ये भी लिखा हुआ है इसमें कि अरेंज लेक्चर्स। मान लिया कि कोई एक टॉपिक है, डिलिमिटेशन अभी बर्निंग टॉपिक है, डिलिमिटेशन, वुमेन रिजर्वेशन एक बर्निंग टॉपिक है, तो हमें पार्लियामेंटेरियंस लोगों को, एमपी लोगों को ट्रेनिंग देना है। तो कोई जगह बैठा के ट्रेनिंग देंगे कि नहीं देंगे? तो कुछ पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल्स लोग, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जो इस सब्जेक्ट के है, या अफ्रीका के कोई लेक्चरर, एनी हाउ हुएवर, वो आके कुछ ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, समझे ना, सो दैट की ट्रेनिंग होता रहेगा। इन लोग का एक क्लब टाइप का चलता है, कुछ उसमें कैंटीन वगैरह फैसिलिटी भी होता है। तो दिस ऑल थिंग्स आर देयर। फॉरेन विजिट्स बताया ही हमने। पब्लिक इशू को समझना है, टू रिप्रेजेंट इंडिया इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री बॉडीज, ये सभी रोल है इसका। ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आजकल पीटी में पूछे जाने लगे हैं, और इस तरह का क्वेश्चन मेंस परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं,
पतला सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ के सोचते हैं यही से सब क्वेश्चन हमको मिल जाएगा। लेकिन इस तरह का जो टॉपिक है ये न्यूज़पेपर में आता रहता है, न्यूज़पेपर में आता है नाम से, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वाले चैप्टर में तो है नहीं इसका जिक्र, तो क्योंकि ये तो अंडर आर्टिकल कवर नहीं हो रहा है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम अलग से लेके आपको पढ़ाते जा रहे हैं और अपनी बुक में हम इसको डालते जा रहे हैं। क्लियर है ना? तो ये आपको हमें लगता है कि आप इसको समझ लीजिएगा, बेनिफिट्स क्या है इसके, पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स वगैरह बना लेते हैं, और आई थिंक दैट विद दिस थिंग ये बड़ा इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए, है ना? तो वी हैव स्टडीड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट, है ना, एंड इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। पार्लियामेंट इटसेल्फ इज ए लिटिल बिट बिगर चैप्टर, तो थोड़ा आपको इसको ध्यान से देखना होगा, बट समटाइम्स दे डू आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू पार्लियामेंट। जैसे न्यूज़पेपर में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हमेशा आता रहता है, बिकॉज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमेशा आता रहेगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज रिप्रेजेंटेड द गवर्नमेंट साइड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द लॉ ऑफिसर इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट ही ऑब्जर्व एवरीथिंग, देखते हैं कि क्या हो रहा है। ही टेक्स द गवर्नमेंट साइड इन द सुप्रीम कोर्ट। द अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। कभी कभी बैंक टाइप के एग्जाम में पूछ ही लेते हैं कि हु इज द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है? तो ये भी आपको देख लेना है कभी के अटॉर्नी जनरल कौन है हमारे इंडिया के, करेक्ट? तो ये भी करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अटॉर्नी जनरल करता क्या है? ही इज द लॉ ऑफिसर। कहाँ बैठते हैं? पार्लियामेंट में। कहाँ ऑफिस होता है उनका? पार्लियामेंट के अंदर में। बोला पार्लियामेंट के अंदर में बहुत बड़ा बिल्डिंग होता है, उसमें काफी सारे ऑफिसर्स होते हैं, तो इसमें ऑफिसर्स हैं उनके अटॉर्नी जनरल के। तो ही गिव्स लीगल एडवाइस। वो पार्लियामेंट में लीगल एडवाइस देने के लिए बहुत बार डिस्कशन होता रहता है, स्पीकर को जरूरत पड़ जाती है कि कुछ लीगल एडवाइस मिल जाए, तो इनका ऑफिस है। अटॉर्नी जनरल का मतलब खाली अकेला वहां नहीं रहता है, उसका एक बिग ऑफिस होता है, पूरा सेटअप होता है, बहुत सारे स्टाफ उनको हेल्प करते हैं, बहुत सारे अदर लॉ एक्सपर्ट्स उनको हेल्प करते हैं। तो दे आर देयर इन द पार्लियामेंट इटसेल्फ, वो लोग रहते हैं, लीगल एडवाइस देते हैं, और जरूरत पड़ने पर रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस। कोई कोर्ट केस में जाके ये रिप्रेजेंट भी करते हैं। ही इज ए पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन के एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट है, ही इज द ऑफिसर। हैज ए स्पेशल पोजीशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका स्पेशल पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना, अटॉर्नी जनरल का। अटॉर्नी जनरल जो है एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो जाता है ना। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल जो चुने जाते हैं उसका क्वालिफिकेशन वही होता है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है, समझ गए? सुप्रीम कोर्ट का जज का मतलब कम से कम 10 साल एडवोकेट होने का रिकॉर्ड हो, या हाई कोर्ट का जज रहा हो, या पर्सन ऑफ लीगल रिप्यूट रहा हो। 10 साल तो रहना ही चाहिए, उसके अलावा लीगल रिप्यूट, किताब उताब लिखे हो, और काफ़ी वेल वर्स्ड आदमी हो। तो इसका सैलरी, अलाउंस, फैसिलिटी ये सभी जो है प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड होता है। क्वालिफिकेशन, बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जज ऑफ ए हाई कोर्ट एटलीस्ट 5 years, और एडवोकेट इन 1 or more हाई कोर्ट फॉर 10 years, और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए, समझदार नहीं। तो टर्म्स ऑफ ऑफिस 5 years। जैसे अभी जो मान लिया चुने गए होंगे 2022 में, तो उनका टेन्योर कब तक चलेगा? 2027 के सितंबर तक इनका टेन्योर। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब कि किसी भी टाइम में प्रेसिडेंट मतलब तो क्या होता है? एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? प्रेसिडेंट तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर, यही ना। तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब चाहे तब रिकमेंड कर देंगे प्रेसिडेंट को, कहा हटाओ भाई इनको, वो हट जाएंगे, बिकॉज ही इज द मेन लॉ ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का लीडर तो प्राइम मिनिस्टर ही है।
तो कैन रिमूव एट एनी टाइम. यूजुअली व्हेन द गवर्नमेंट चेंजेज, अटॉर्नी जनरल ऑल्सो रिजाइन्स. नॉर्मली जब गवर्नमेंट चेंज होता है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर आएगा तो पिछला वाला क्या करेगा? वो भी रिजाइन करेगा. इसको तो वैसे भी नहीं तो हटा दिया जाएगा. ये आर्टिकल 76(2) में इसका पोजीशन की बात करता है. किस में करता है? आर्टिकल 76 के 2. ठीक. अटॉर्नी जनरल परफॉर्म्स लीगल ड्यूटीज. क्या क्या करता है? ही गिव लीगल एडवाइस, परफॉर्म लीगल ड्यूटीज असाइन्ड बाय द प्रेसिडेंट टू कैरी आउट फंक्शंस गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ. कभी कभी जैसे क्या होता, मान लिया कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, 2 स्टेट के बीच में लड़ाई चल रही है, 3 स्टेट के बीच में लड़ाई चल रही है पानी को लेके. मान लिया कि घाघरा नदी का पानी का डिस्प्यूट को लेके बात हो रही है, चंबल रिवाइन्स के बारे में बात हो रही है 2 स्टेट के बीच में. ऐसा होता रहता है. तो गवर्नमेंट बोलते जाइए, आप जरा जाके देख के आइए, व्हाट इज द पोजीशन वहाँ पर, समझिए वहाँ का कि क्या हो सकता है. कभी कभी कोई इंडस्ट्री या ट्रेड डिस्प्यूट हो जाएगा तो इसमें इनका व्यू पॉइंट लेना है. कभी क्या होगा, किसी स्टेट में किसको ओबीसी का पोजीशन दे दिया जबकि ओबीसी के लिए इंटाइटल्ड शायद नहीं हो, या उसके लिए हंगामा चल रहा हो, दूसरे स्टेट में वो फॉरवर्ड कास्ट में हो, समथिंग लाइक दैट. तो इस केस में अटॉर्नी जनरल को बोला जाता है कि जाइए इसको स्टडी करके आइए ताकि लीगल पर्सपेक्टिव क्या है. सुप्रीम कोर्ट में तो बताया ही आपको, हाई कोर्ट में भी जरूरत है तो जाएंगे. किसी हाई कोर्ट में भी जाना है पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए तो जाएंगे. तो टू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट इन द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मेड बाय टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143. ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. अगर प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे कि भाई हम उसको रेफरेंस दे दें, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहते हैं उसको, अंडर आर्टिकल 143. कभी कभी क्या करेंगे, 143 आर्टिकल लिख के उसके सामने में मैचिंग में लिख देंगे विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड. तो वहाँ इसके लिए आपको याद रखने की जरूरत है. आई मीन टू से कि देयर शुड बी वन बुक एंड दैट वन बुक शुड बी सफिशिएंट फॉर एनी क्वेश्चन आस्क्ड इन द बीटी एग्जामिनेशन. ठीक है ना. क्योंकि आप लोग के साथ होता क्या है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम यही हो जाते हैं, दे आर मेकिंग सो मेनी रेफरेंस पॉइंट्स. तो टाइम लग जाता है अपने आप को लेवल तक लाने में. इफ यू आर हैविंग वन बुक, उसी का वर्कबुक करना, उसी का एक्सरसाइज करना है तो आपके लिए काम आसान हो जाता है कि भाई लगता है इसी बुक से तो आना ही है. आपको तुरंत कुछ देख लीजिएगा कहाँ से आया क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है. अटॉर्नी जनरल हैज इंपॉर्टेंट राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन. ये राइट टू अपीयर इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, वो किसी भी कोर्ट में जाके वो अपना अपीयर हो सकता है. आर्टिकल 88 में वो है कि अटॉर्नी जनरल कैन स्पीक, इसको बोलने का भी राइट है पार्लियामेंट में, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी. कैन स्पीक, कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग का टाइम वो बैठ के ऑब्जर्व कर सकता है. बहुत बड़ा पावर है कि नहीं. जरूरत पड़ने पर बोलेगा भी वो. टेक पार्ट इन ज्वाइंट सीटिंग्स, दोनों की जब ज्वाइंट सीटिंग होती है पार्लियामेंट में तो उसमें भी वो बात करेंगे. पार्लियामेंट्री कमेटी का भी मेंबर हो सकता है. टेक पार्ट इन पार्लियामेंट्री कमेटी इफ ही इज मेड ए मेंबर ऑफ दोज कमेटी. लेकिन वोट देने का राइट नहीं है. क्या राइट नहीं है? वोट देने, क्योंकि चुना हुआ नहीं है ना, ही इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, वो तो नॉमिनेटेड है, तो इसको वोट देने का राइट नहीं है. ही ऑल्सो एंजॉय सर्टन प्रिविलेजेस, बाकी एमपी की तरह उसको भी प्रिविलेज मिल जाता है. लिमिटेशंस है, कभी कभी कन्फ्लिक्ट है कि एडवाइजेज और आर्ग्यू अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये लिमिटेशन है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में बात नहीं करेगा, विरोध में बात नहीं करेगा, बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट. डिफेंड एक्यूज्ड पर्सन क्रिमिनल केस विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि वो अपने से जाके कोर्ट में किसी भी क्रिमिनल को नहीं डिफेंड कर सकता है. दीज आर द लिमिटेशंस. कॉन्स्टिट्यूशन में डजंट मेंशन एनी फिक्स्ड प्रोसीजर, कोई फिक्स्ड प्रोसीजर नहीं है उसके लिए कि कैसे उसको हटाया जाएगा. वो किसी भी टाइम में हटाया जा सकता है. ही कैन ऑल्सो रिजाइन, रिजाइन तो कभी भी कर सकता है. एक और वर्ड है यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल के नीचे होता है, उसके भी ऑफिस पार्लियामेंट में होता है ना.
सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, तो व्हिच टॉप अटॉर्नी जनरल, उसके नीचे कौन होगा? सॉलिसिटर जनरल। तो अटॉर्नी जनरल को हेल्प करता है। सॉलिसिटर जनरल नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, नॉर्मली वो 3 साल के लिए होता है। तो सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल का डिफरेंस हमने दे दिया है। व्हाट इज द डिफरेंस, वो जरा देख लीजिएगा आप लोग। आर्टिकल प्रोविजन से हमने बता दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिया है, समरी लिख दिया है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने को दे दिया है कि अटॉर्नी जनरल कौन अपॉइंट करता है। मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनाया आपके लिए, क्योंकि सीधा सीधा आप लिखोगे तो क्वेश्चन का आंसर अपने आप सही हो जाएगा। बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर द पीटी एग्जामिनेशन यही होता है कि आप सीधे ट्रू फॉल्स करो, सीधा फिल इन द ब्लैंक्स करो और सीधा 15 वर्ड में आंसर लिखो, तब तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो गड़बड़ नहीं करोगे। तो बेस्ट वे इज नॉट मल्टीपल चॉइस टेस्ट, बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर द ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर आप करोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा। तो आई फाइंड दैट विथ दीज थिंग्स द पार्लियामेंट चैप्टर्स जो जितने तरह से भी आपको है उसका सफिशिएंट आपको गाइडलाइंस मिल गया है। नाउ यू कैन रीड द बुक, अब किताब आप पढ़ सकते हैं और उसको जो क्वेश्चन आंसर आप करके उसको अच्छे तरीके से कर ले सकते हैं। ठीक है ना? ओके, वी आर स्टार्टिंग ए न्यू सेक्शन दैट इज जुडिशियरी, न्यायपालिका। हम लोग पहले भी समझे हैं कि गवर्नेंस के 3 पार्ट होते हैं। नहीं, एक लेजिस्लेटिव होता है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यूनियन। अभी हम पढ़े हैं यूनियन एंड इट्स एग्जीक्यूटिव या स्टेट एंड इट्स एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेटिव है, तो लेजिस्लेटिव में जैसे हम एमपी का चुनाव में वोट डालते हैं या एमएलए का, तो वी चूज द लेजिस्लेटर्स। नहीं, हम लोग लेजिस्लेटर को चुनते हैं। तो एक तो लेजिस्लेटिव है, और लेजिस्लेटिव ऑल्सो प्लेज द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑल्सो। जैसे कि जो मिनिस्टर हो गए, तो मिनिस्टर जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर चले जाते हैं, लाइक आईएएस, आईसीएस, दे ऑल आर द एग्जीक्यूटिव। लेकिन इनके ऊपर में कौन जाएंगे? मिनिस्टर्स, बिकॉज दे आर द डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। आवर इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब है कि रूल्ड बाय द पीपल, पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव आपके ऊपर चले जाते हैं और वी आर देयर टू हेल्प देम। तो हम लोग डेमोक्रेसी रन्स द कंट्री। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम देखते हैं कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये दोनों इंटरलिंक्ड है। नहीं, बोथ आर इंटरलिंक्ड। लेजिस्लेचर टॉप में है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव है, लेकिन देयर इज ए सेपरेट, दैट इज द जुडिशियरी। जुडिशियरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है इंडिया में, इंटीग्रेटेड है, जुड़ा हुआ है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, यहां हम देख रहे हैं टाइटल चैप्टर 36। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हाई कोर्ट्स होंगे। एवरी स्टेट विल हैव इट्स हाई कोर्ट। कोई कोई 2-4 स्टेट मिलके भी हाई कोर्ट हो सकता है एक, लेकिन हर स्टेट को एक हाई कोर्ट तो मिलेगा ही। तो हाई कोर्ट्स होते हैं। हाई कोर्ट के नीचे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। तो इस तरह के कोर्ट्स का एक सीरीज होता है, हियरार्की होता है। सबसे हाईएस्ट कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट, नाम ही है सुप्रीम कोर्ट। तो वी स्टार्ट द चैप्टर विद दिस लाइन, द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री। इट स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। मतलब कि हर चीज का अपील जो है कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। क्या काम करे? इट प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर ऑल वी ऑल आर अंडर विच? वी ऑल आर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए हमें कहा जाता है वी आर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? रिपब्लिक ऑफ इंडिया, बिकॉज वी ऑल आर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। सेफगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स, हमने आर्टिकल 32 पढ़ा था। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 रीट पिटीशन, क्या पढ़ा था? रीट पिटीशन।
सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट, मान लिया कि यूनियन गवर्नमेंट दिल्ली और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो, कौन सेटल करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और कभी दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो तो ओरिजिनली कौन कौन देखेगा इसको? सुप्रीम कोर्ट। एंड कोई अपील अगर है फाइनल, वो अपील कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट है। इट हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, जो वर्ड हमने क्लियर किया। दिस मीन्स सुप्रीम कोर्ट इज द टॉप, high courts are below it, subordinate courts work under the high courts. You will find that the language of our book is very simple. 8वां स्टैंडर्ड के बराबर का है। किस स्टैंडर्ड के बराबर का है? 8th क्लास स्टैंडर्ड, उसके ऊपर का नहीं है लैंग्वेज। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ यूपीएससी। सिविल सर्विसेज का लैंग्वेज बहुत हाई फ्लोइंग नहीं होना चाहिए और बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, और एग्जाम में भी यही तरह का लैंग्वेज लिखा जाता है। यू डू नॉट नीड टू राइट वेरी गुड मिस क्लासिकल इंग्लिश, नहीं, जरूरत नहीं है। आपको इस लेवल के इंग्लिश से ही आपका प्रॉपर, रादर इस में नंबर ज़्यादा मिलेंगे। अगर आपने कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप कर दिया तो फिर मार्क्स कम आने की संभावना हो जाती है। क्लियर है ना? तो ये बेसिक है, क्योंकि फाइल वगैरह में हम ऐसा लिखेंगे तभी तो नीचे के स्टाफ पढ़ेंगे, और नीचे के स्टाफ भी ऐसा लिख सकते हैं, उनका ट्रेनिंग भी हो जाएगा। तो हम लोगों को बहुत क्लियर होना पड़ता है कि नोटिंग में लैंग्वेज बहुत सिंपल हो, पूरा लिंक करके हो, ताकि फाइल के साथ पेज जो है अटैच होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट वाज इनॉग्रेटेड on 28 जनवरी 1950। कभी कभी पीटी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंडिया में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो कब आया था? 1774 हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में पढ़े थे, कलकत्ता के कॉन्टेक्स्ट में। करेक्ट, पहला है। 2 days आफ्टर इंडिया बिकम ए रिपब्लिक, 26 जनवरी को रिपब्लिक हुआ इंडिया, और उसके 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट को एक बिल्डिंग जो थी, उस बिल्डिंग में, फेडरल बिल्डिंग कहते थे शायद, उसमें इसको चालू हो गया। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, प्रिंसेस कहाँ? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहते, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, यही। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन दी ओल्ड पार्लियामेंट्री बिल्डिंग, जो पुराना वाला पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में ही शुरू हुआ था, जहाँ फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज अर्लियर फंक्शन। तो ये आपको सुप्रीम कोर्ट का हिस्ट्री थोड़ा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट, तो 3 मेन रोल है सुप्रीम कोर्ट का, ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। पहला वर्ड, इट इज ए फेडरल कोर्ट, मीन सेंटर एंड स्टेट और बिटवीन स्टेट्स कोई डिस्प्यूट होगा तो एज ए फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट विल लुक आफ्टर। तो किस लिए फेडरल कोर्ट कहते हैं? बिकॉज सेंटर स्टेट या स्टेट स्टेट के बीच के डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट लुक्स आफ्टर। फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, मान लिया कि लोअर कोर्ट में कोई केस हुआ, अपील करना है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में फाइनल कोर्ट ऑफ अपील कहते हैं। और थर्ड है गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इसीलिए इसको कहते हैं कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ को एग्जामिन करता है। ये लॉ को चूंकि एग्जामिन करता है, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इस चैप्टर पढ़ेंगे एक जुडिशियल रिव्यू। क्या पढ़ेंगे? जुडिशियल रिव्यू। बिकॉज इट इज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई कुछ नहीं, आपको ये मानना ही पड़ेगा, दैट इज नोन एज जुडिशियल एक्टिविज्म। कैसे करता है जुडिशियल एक्टिविज्म, वो थोड़ा एग्जाम्पल आपको दे देते ताकि मेन चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे गुरु जी हैं श्री श्री रविशंकर जी, वो एक बार एक बहुत बड़ा सा कॉन्फ्रेंस किए, कहाँ? दिल्ली में। तो दिल्ली में यमुना नदी है, इसके बगल के ग्राउंड देखे गए, चूंकि आने वालों की संख्या लाखों में हो सकता था, तो उनको था कि यमुना नदी के किनारे करेंगे। तो क्या हुआ, यमुना नदी के किनारे बड़ा सा ग्राउंड बनाया गया और काफी जेसीबी लग गए। वो ग्राउंड में बहुत सारे गिट्टी बालू डाले गए
दैट इज द यमुना फ्लड पैन। इट केम इन न्यूज़पेपर, सुप्रीम कोर्ट ने उसको संज्ञान में ले लिया, बोला कि दिस इज अगेंस्ट द नेचर, ठीक है ना। दैट इज नोन एज जुडिशियल एक्टिविज्म। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में कभी कभी होता क्या, पीआईएल होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है कि मान लिया कि अभी गंडक नदी है, यहाँ पर कोई 8 मंजिला मकान कोई बनना शुरू हो गया और आपको पता है कि ये तो सही जमीन पर बना नहीं है, इसके कारण जो है कि पीछे के लोगों का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, पानी का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, अनसेफ हो जाएगा। आप कोर्ट में चले गए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेके कि दिस इज नॉट गुड, क्लियर। कोर्ट ने उसको ले लिया और तो इस केस को डिसीजन देने के लिए, तो दैट इज द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बहुत बार होता है, जैसे रेलवे का यार्ड बन रहा था कहीं पर, यहीं बिहार में कुछ लोग पीआईएल दायर कर दिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और यार्ड को रोक लगा दिया गया, ठीक है ना। तो ये सब कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ यूज में आएगा, क्या क्या, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो आपको थोड़ा क्लियर तो हो रहा होगा कि व्हाट इज पीआईएल, व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। इससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चंस मेंस परीक्षा में आ जाते हैं। हम लोग इस पे भी मेंस के पर्सपेक्टिव से एक बार डिस्कस कर लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बहुत इजी है, पढ़ना है। पार्ट 5 चैप्टर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 124 देख लीजिएगा। आर्टिकल 124 एक बार डिटेलिंग भी कर लीजिएगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो बोलता है सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए जिसमें चीफ जस्टिस होंगे, अदर जजेज की संख्या जो सुप्रीम कोर्ट में हो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे अभी 2026 में, अभी जस्ट 2-3 महीना पहले ये आया था, न्यूज में आया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ा के 37 कर दी जाए, क्लियर है ना। तो कुछ जज बढ़ा दिए जाएंगे। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो बातें हैं वो आर्टिकल 124 टू 147 आता है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि जो 23 आर्टिकल यहाँ दिया हुआ है, 24 आर्टिकल जो यहाँ दिया हुआ है, इसका लिस्टिंग कर लीजिएगा। 124 क्या बात करता है, 125 क्या बात करता है, कर लीजिएगा। ये दिया भी होगा अपने बुक में और आपको लिखना भी चाहिए इसको, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन वाइज आपको आर्टिकल का एक फ्रेमिंग याद रहेगा। तो एक क्वेश्चन तो वहां से भी मिल जाता है, समझ गए ना, सिंपली याद रहने से कि कौन कहां पर है। कंपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो है चीफ जस्टिस की बात करता है। शुरुआत जब हुआ तो 7 ही जज थे। कितने जज थे? 7। धीरे धीरे जज की संख्या बढ़ा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 1956 में इसको थोड़ा और बढ़ाया, 2019 में इसको बढ़ा के 33 कर दिया, अब 2026 में इसको बढ़ा के 37 करने की बात कर रहा है, ठीक है ना। तभी कितना हो जाएगा? 37। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो समझ गया, अदर जज। अपॉइंटेड ऑफ जजेस कहाँ से होगा भाई? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहां पर एक इंपॉर्टेंट है कॉलेजियम सिस्टम। कभी अभी न्यूज में आता था NJAC, एक वर्ड आता था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, ठीक है ना। कि हुआ कि अब तक जज को कॉलेजियम सिस्टम से चुना जाता है। कॉलेजियम सिस्टम यहाँ लिखा भी हुआ है, समझ में आ जाएगा। इन प्रैक्टिस, व्हाट इज देयर, वर्ड क्या दिया हुआ है? इन प्रैक्टिस। कॉलेजियम सिस्टम प्रैक्टिस में है। क्या होता है? अपॉइंटमेंट्स आर मेड, जज का अपॉइंटमेंट होता है। प्रैक्टिस क्या है? अंडर दिस सिस्टम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस सिस्टम में क्या होता है? भारत के जो चीफ जस्टिस है, अदर सीनियर जजेस जो है, वो कुछ नाम को रिकमेंड करते हैं, उन्हीं में से चुना जाता है। समझ गए? मतलब कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर सीनियर जजेस जो हैं, वो मिल के जो है पूरे इंडिया में देखते हैं कि किनको किनको जज में अपॉइंटमेंट होना है। तो एक और इनको जिसको बोलता है उसको प्रेसिडेंट जो है सो अपॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। तो किनका बस ज्यादा चलेगा? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का। गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं, यहां पर हमको रोक लगाना है,
नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी होना चाहिए। जो कमीशन जो है डिसाइड करेगा, इसमें जो है मिनिस्टर साहब होंगे। कौन मिनिस्टर? लॉ मिनिस्टर, या प्राइम मिनिस्टर जो चाहेंगे वो भी एक रहेंगे जो चेयरमैन होंगे। सुप्रीम कोर्ट वाले भी रहेंगे और ये मिल के करेंगे। मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो अपना स्पोक उसमें डालना चाहता है। इस कारण क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनजेएससी वर्सेस कॉलेजियम, क्या क्वेश्चन हो जाएगा? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वर्सेस कॉलेजियम, ये पढ़ लीजिएगा। तो क्वालिफिकेशन ऑफ जजेज ये इजी है भाई। हाई कोर्ट में 5 साल का होना चाहिए या 10 साल का एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए। ये सब आर्टिकल 124 के अंतर्गत आता है। ओथ समझ ही जाएंगे। रिटायरमेंट 65 ईयर एज है ना। टेन्योर देखिएगा। रिमूवल ऑफ जजेज भी कभी कभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर थोड़ा और डिटेलिंग करने की जरूरत है कि जज का आज तक इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। 1-2 बार ऐसे केसेज आए कि जज का देखा गया इम्पीच होना चाहिए, लेकिन अब तक इतना रिस्पेक्ट दिया गया है कि इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स नहीं किया गया। 1-2 बार इम्पीचमेंट होते होते भी रहा, तब तक में बीच रास्ते में रोक दिया गया। जस्टिस रामास्वामी केस है, ऐसे ऐसे केसेज हैं। तो जजेज कैन बी रिमूव्ड जो प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट पासेज ए स्पेशल एड्रेस फॉर रिमूवल। ये बड़ा अगर इसके लिए अगर लाना है प्रपोजल भी तो शायद 50 MP का है, 50 MP कैन डू इट। फिर आपको राज्यसभा और लोकसभा दोनों में स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट है जज का इम्पीचमेंट करना। क्लियर है ना? तो मोर देन हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना। तो किस कंडीशन में होगा? प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इम्पीचमेंट। क्या कहते हैं? जज को हटाने के प्रोसेस को कहते हैं इम्पीचमेंट। तो ये आपको हमें लगता है क्लियर हो गया होगा कि यहाँ तक इजी है। आपका रीडिंग देना है और चीजें आपको समझ में आने लगती है ना। समझ में तो आ ही गया है बेसिक कंसेप्ट जो हम बोल रहे हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस, जब चीफ जस्टिस का ऑफिस वैकेंट है तो प्रेसिडेंट में अपॉइंट अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एक्टिंग चीफ जस्टिस, किसी उसी में से सीनियर मोस्ट को बढ़ा देगा। नॉर्मली कॉलेजियम के लोगों को बढ़ाते हैं, जैसे कि कॉलेजियम मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके साथ के सीनियर मोस्ट 5-6 जजेज को कहते हैं कॉलेजियम, जो लोग मिलके बाकी जज को चुनते हैं। एडहॉक जजेज, समटाइम सुप्रीम कोर्ट में नॉट हैव इनफ जजेज टू डील विद द वर्क, तो इन सच सिचुएशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में रिक्वेस्ट क्वालिफाइड हाई कोर्ट जजेज टू सीट एज एडहॉक जजेज। कभी कभी होता है ऐसा कि भाई केस बहुत बढ़ गया और कोई केस अर्जेंट आ गया, तो हाई कोर्ट के किसी जज को ये कॉलेजियम जो है 5-6 जजेज जो सीनियर मोस्ट है वो बोलते हैं आप इस केस को देख लीजिए। ऐसा भी होता है। तो रिटायर्ड जज को भी जो है सुप्रीम बोलता है कि भाई आप आके आइए बैठिए और कोई जजमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो वर्कलोड जब बढ़ जाता है उसके लिए रिटायर्ड जज को भी लाने का प्रोविजन, ये सब जानना चाहिए। ये सब जानने से क्या होता है कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज हैज नॉट गॉट एनी ऑप्शन टू डिसाइड द केसेस। नो, अगर प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस चाहे तो कर सकता है, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो नॉर्मली बुक्स में नहीं दिए रहते हैं वो सब एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग को सोच के ही बुक में अपना पोजीशन देना चाहिए। दिल्ली में ही होगा और चाहे अगर तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल से, प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल से कोई और जगह पे भी ये काम कर सकता है। जजेज जाके और भी जगह काम करते हैं। इंडिपेंडेंस है, कैसे इंडिपेंडेंस है सब दिया हुआ है यहाँ पर कि हर स्टाफ इंडिपेंडेंट है। तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पावर के बारे में आपको 4 पार्ट याद रखना चाहिए। एक है कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, दूसरा है तीन पार्ट है,
अपीलेट जुरिस्डिक्शन एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये 3 पार्ट याद रख लीजिएगा। ओरिजिनल, ओरिजिनल वर्ड पहले भी क्लियर है, सेंटर 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 स्टेट के बीच में, अपीलेट और एडवाइजरी, तो याद रह जाएगा आपका। अंडर आर्टिकल 131 आता, ओरिजिनल का मतलब है यही है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन एंड स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट। दूसरा है रीट जुरिस्डिक्शन, पता ही है रीट जुरिस्डिक्शन हम लोग पढ़े हैं। आर्टिकल 32 हैबेस कॉर्पस, हैबेस कॉर्पस किसी को पकड़ के बंद कर दीजिएगा, 24 घंटा रखिएगा, पुलिस है आप एसपी साहब रख लीजिएगा, तो आपको 24 घंटा में कोर्ट में पहुंचाना है। पैंडमेस कि ऑर्डर्स पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म ड्यूटी, कि भाई आप काम करो, सही सही काम करो, ये मैंडेमस होता है। प्रोहिबिशन, जो कोई अगर अथॉरिटी से पार करे तो इसको रोकना पड़ता है, ये सब याद रख लीजिएगा, है ना। अपीलेट जुरिस्डिक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में अपील वहीं जाएगा। सिविल मैटर्स में कोई ऐसा है, प्रॉपर्टी राइट्स, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली डिस्प्यूट, इस तरह में अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है। क्रिमिनल मैटर्स में मान लिया किसी को हाई कोर्ट ने फांसी दे दिया, वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। किसी का एक्विटल हो गया तो स्टेट जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। स्पेशल लीव पिटिशन इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप ब्यूरोक्रेसी में काम करोगे। बहुत बार आपको क्या होता है, हाई कोर्ट आपके गवर्नमेंट का पक्ष आप रह रहे हो, एज ए डीएम आप गवर्नमेंट का पक्ष रख रहे हो, और हाई कोर्ट जो है सो इसको रिक्वेस्ट कर दिया, तो आप उस कंडीशन में स्पेशल लीव पिटिशन लेके सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, इसको कहते हैं एसएलपी। दैट इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन इसीलिए बनता है बिकॉज दिस टाइप ऑफ वर्क नॉर्मली यू डील विथ, इस तरह के काम आप ज़्यादातर करते रहते हो, तो इसीलिए एसएलपी से क्वेश्चन बन जाता है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, तो आपको क्वेश्चन ऑफ लॉ हो तो आप एडवाइज करोगे। इट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो जो भी रिकॉर्ड्स की तरह यूज होता है। ऑल इंडिया रिपोर्टर एक मैगजीन छपती है हर बार हर महीना, इसमें जो जो सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है उसको कोर्ट करके, उसको उद्धृत करके, उसको बात करके नीचे के कोर्ट में वकील लोग पेश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह का केस में ये डिसीजन दिया है। इट हैज द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि कोई आदमी अगर कोर्ट के बारे में उल्टा पुल्टा बोले तो इसको कंटेम्प्ट कर सकता है कि नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पावर्स होते हैं। जैसे अभी कॉकरोच पार्टी के बारे में बोला जा रहा है, उसको कंटेम्प्ट कर दिया जाए। कंटेम्प्ट नीचे के जजेस पे भी होता है, कोई जज भी अगर सीनियर जजेस के बारे में कोई करे तो इसको भी कंटेम्प्ट हो सकता है। कंटेम्प्ट व्यक्ति के विरुद्ध हो सकता है, जज के विरुद्ध हो सकता है, किसी के विरुद्ध कंटेम्प्ट के पावर इनके पास होता है। जुडिशियल रिव्यू मैंने पॉइंट बताया था आपको, अभी इसको पढ़ लीजिएगा। अपने जजमेंट को भी रिव्यू कर सकते हैं। क्यूरेटिव पिटिशन, तो कोई पिटिशन जो है टू यूज आफ्टर ए रिव्यू पिटिशन इज डिसमिस्ड, इट एक्सेप्टेड ओनली इन रेयर केसेस, कि कभी कभी होता है कि किसी ने बोला आप अपने जजमेंट को रिव्यू करें, तो कोर्ट बोलता हम नहीं करेंगे, लेकिन बाद में फिर से वो कर सकता है। रेयर केस होता है लेकिन कर सकता है। पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस, आर्टिकल 142, तो कंप्लीट जस्टिस इन द केस बिफोर इट, ये वाला इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 142। तो कोर्ट टू गिव प्रैक्टिकल एंड फेयर रिलीफ व्हेन ऑर्डिनरी लीगल रूल्स में नॉट बी इनफ, कभी कभी देखा जाता है कि कंपनसेशन ज्यादा देती है कोर्ट, क्योंकि नॉर्मली रूल में पॉसिबल नहीं है, तो अंडर आर्टिकल 142 ज्यादा कंपनसेशन देने का भी पावर इनके पास है। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग, आर्टिकल 141 बोलता है। ट्रांसफर ऑफ केसेज, सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट के केस को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। उसको लगेगा कि ये हाई कोर्ट प्रॉपर नहीं कर रहा है तो ट्रांसफर कर सकता है। तो ये आपको क्लियर हो रहा है, इसको आप केस को ध्यान से पढ़िएगा, न्यूज में आता रहता है ऐसा ऐसा केस, उससे इसको लिंक करने की जरूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है कि सीनियर एडवोकेट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो अपनी एबिलिटी, नॉलेज, स्टैंडिंग, तो इनका स्पेशल पोजीशन होता है कोर्ट में। आपको पता ही है जुडिशियरी में एक बार काउंसिल होता है, क्या होता है,
जब आप एलएलबी कर लेते हैं तो कुछ लोग जो बार काउंसिल के मेंबर बनते हैं कि दे विल प्रैक्टिस इन दी कोर्ट। जब प्रैक्टिस करते हैं तो उनका रिकॉर्ड जनरेट होते रहता है, कोर्ट में होगा ही रिकॉर्ड जनरेट, तो उसके आधार पर पता लगता है कौन कितने केस किया है, किस तरह का केस किया है। तो वो ऑल इंडिया रिपोर्टर में उनका मैगजीन में कुछ छपा है उनका, तो इस तरीके से उनका स्टैंडिंग बढ़ते चला जाता है, तो सीनियर एडवोकेट हो जाते हैं। जो 10 साल का सीनियर एडवोकेट है उसको सीधे जज का अपॉइंटमेंट मिल सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ये समझिए आजकल एक बार काउंसिल में एक तरह का एग्जाम होता है। जैसे आपने एलएलबी किया, बार काउंसिल के मेंबर बन गए, तो बार एट लॉ कहते हैं उसको, उसके मेंबर बन गए। मेंबर बनने के 3 साल के बाद आपने बहुत सारे केसेस किए, फिर आप एक एग्जाम होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का, उस एग्जाम में आप अपियर होते हैं और बहुत कम सीट होता है उसमें, वो लोग एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन जाते हैं। तो ऑथराइज्ड टू फाइल केसेज एंड डॉक्यूमेंट्स इन द सुप्रीम कोर्ट कैन फाइल मैटर्स सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टीज। तो सुप्रीम कोर्ट मेंटेन्स ऑफिशियल लिस्ट ऑफ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, है ना, एग्जाम के द्वारा निकलते हैं, तो इसमें कंपटीशन एक तरीके का। अदर एडवोकेट तो वर्क थ्रू एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नॉर्मली एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंदर में ज्यादातर एडवोकेट अपना काम करते हैं या सीनियर एडवोकेट के अंदर में काम करते हैं। तो प्रोसीजर्स क्या है सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू मेक रूल्स फॉर इट्स ओन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 145 प्रोवाइड्स दिस पावर। अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट यूजुअली वर्क्स थ्रू द बेंचेज। किसके थ्रू बेंच काम करता है? बेंचेज। न्यूज में, पेपर में ये वर्ड हमेशा आता रहता है। विच आर्टिकल के अंदर में बात कर रहे हैं हम? आर्टिकल 145 बोलते हैं कि डिविजनल बेंच के अंदर में एक डिसीजन हुआ। क्या बोलता है न्यूज़पेपर? डिविजनल बेंच के अंदर में डिस्कशन हुआ। तो डिविजनल बेंच का मतलब होता है कि मिनिमम 2 जज। कितना? 2 जज। 2 जज का बेंच होगा तो इसको कहेंगे डिविजनल बेंच। 2 और मोर जजेज, है ना, डिविजनल बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब होता है मिनिमम 5 जजेज। कितने? 5। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में एक और जरा हो जाता, ज्यादा हो जाएंगे तो इसको कहेंगे लार्जर बेंच, है ना। तो डिविजनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लार्जर। ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज नीडेड व्हेन केसेस इन्वॉल्व ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। जैसे मुस्लिम में तलाके बिद्दत, तलाक का जो केस था, तो किस में जाएगा वो? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं? आर्टिकल 145 का। तो 5 होते हैं। और जजमेंट्स आर डिलीवर्ड इन ओपन कोर्ट। डिसीजन नॉर्मली बेस्ड ऑन ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ जजेस। 5 में नहीं बोलते हैं, जैसे कि तलाके बिद्दत 3-2 से पारित हुआ हो, 2 जज अगेंस्ट में थे और 3 जज बोले कि हाँ ये जो है गैर कानूनी है, ठीक है ना। तो ये तो क्लियर हो गया है। जुडिशियल रिव्यू वर्ड आपको मैंने समझा ही दिया है। जुडिशियल एक्टिविज्म भी समझा दिया है। आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी हमने आपको बात कर दिया है, आपको समझ में आ गया व्हाट इज दिस। जुडिशियल रिस्ट्रेन, कि जुडिशियल रिस्ट्रेन का मतलब है कि बार बार न्यूज़पेपर में आता है कि कोर्ट को अननेसेसरी सभी चीजों में अपने उंगली नहीं घुसानी चाहिए, है कि नहीं। एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है, लेजिस्लेचर काम कर रहा है, आप कौन होते बीच में बोलने वाले। तो जुडिशियरी को एडवाइस किया जाता है कितनी बार में, कोर्ट ही करती है, अपने से करती है कि रिस्ट्रेन रखिए, हमेशा मत रखिए इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेन, तो ये जो है आपका एग्जीक्यूटिव को एडमिनिस्ट्रेशन रन करना है, जुडिशियरी को रूल इंटरप्रेट करना है, तो व्हाई विल यू डू ऑल द टाइम, उंगली क्यों लगाओगे। तो ये आपको 3 वर्ड के बीच में डिफरेंस हमने कर दिया। ऐसा क्वेश्चन आता है ना, कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिस्ट्रेन आप बताइए। तो ये आपका चार्ट उस समय आंसर लिखने में आसान हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिएगा बहुत इजी वे में।
और यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का क्वेश्चंस हमने दे दिया है आपको, कुछ बेसिक क्वेश्चंस, एंड देन आई हैव गिवन यू दी क्वेश्चन आंसर, है ना, मेंस के रिलेटेड, कि आपको क्वेश्चन आंसर 4-5 प्रैक्टिस करने को दिया है ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। क्लियर है ना? ऑलवेज डू राइट। नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो बस पीटी निकलेगा तब ना सोचेंगे, वो मत सोचिए। आप हमेशा मेंस के हिसाब से 5 क्वेश्चन का आंसर भी लिखते हुए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करते हुए, पूरा एक्सरसाइज करते हुए, आप याद करो ना, 8वां क्लास में थे तो आप क्या करते थे, पूरा वर्कबुक बनाते थे कि खाली जो है सो पढ़ लेते थे? टीचर आपसे वर्कबुक मांगते थे, नहीं, कि आपको वर्कबुक जो है पूरा करके आना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके अब 32, 34, 35 जितना क्वेश्चन होता था सभी आप अपने कॉपी में लिख के लाइए, तब जाकर चैप्टर क्लियर होता था। तो यू हैव टू फॉलो द सेम सिस्टम हियर ऑल्सो। यू डोंट कंसीडर यूपीएससी स्पेशली फॉर दिस टाइप ऑफ द फाउंडेशनल सब्जेक्ट हायर देन योर 8th क्लास स्टैंडर्ड। आप 8th के स्टैंडर्ड से ऊपर जाओगे न्यूज़पेपर में, जहां हम आपको खाली बेसिक चीज बताएंगे और आपको कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट का केस है, जो कि आपको, हमें लगता है, चैप्टर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो ये तो आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट हम लोगों ने समझ लिया है, और हमें लगता है कि जब आप पढ़ेंगे, इसे एक्सरसाइज करेंगे, कर लेंगे, तो दिस चैप्टर विल स्टैंड कंप्लीट इन वन रिस्पेक्ट। ओनली वन थिंग विल बी लेफ्ट, दैट स्टैटिक पार्ट इज ओवर, डायनेमिक पार्ट हमको करते रहना पड़ता है। और एक्चुअली होता एग्जाम में ये है कि डायनेमिक पार्ट चेंजेज द फ्लो ऑफ द एग्जामिनेशन। इस साल का पीटी एग्जाम अगले साल का पीटी एग्जाम में रिपीट नहीं होगा, स्टैटिक तो वही रहेगा, जो फाउंडेशनल पार्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट आपने पढ़ा हो तो वही रहेगा। चूंकि न्यूज़पेपर में कुछ फ्लो बदला हुआ है या बदलता रहेगा, वो पार्ट आपके स्टैटिक में नॉर्मली नहीं है, वहां से क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है ना? तो हम जैसे मेंस में क्वेश्चन कभी कभी आता था, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू इज ए चेक ऑन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव हाउ क्रिटिकली एग्जामिन। तो हाउ मच कोर्ट का जुडिशियल एक्टिविज्म इज प्रो द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसमें समझना है कि क्या है भाई जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ द जुडिशियरी, पावर है उसके पास टू एग्जामिन द लॉज एंड एक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अगर कुछ उल्टा पुल्टा करता है तो जुडिशियल रिव्यू सामने आता है। वही सेम चीज है इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, यही सब लिखेंगे हम लोग। Judicial review is the power of the court to check whether the government action is constitutional. The power of the court on the basis of constitution. Why judicial review is needed? क्योंकि to protect the constitution, protect the fundamental rights, ये सभी आपके वर्ड दिए हुए हैं। जुडिशियल रिव्यू का जब आप आंसर लिखिएगा तो ये आर्टिकल्स लिखना आपके लिए जरूरी हो जाता है, समझ गए? उस आंसर में अगर ये आर्टिकल्स नहीं लिखा रहेगा तो नंबर नहीं मिलेंगे। आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि कोई भी लॉ, पहली बार याद कीजिए आर्टिकल 13 हम लोग पढ़ रहे थे, तो लॉ का डेफिनेशन पहली बार आर्टिकल 13 में आया था। व्हाट इज ए लॉ? लॉ है क्या? ये कहाँ आया था? आर्टिकल 13 में आया था। तो एनी लॉज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स आर वायड। कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो वो लॉ नहीं हो सकता है। क्लियर है ना? ये हम लोग पढ़े थे। तो जुडिशियल एक्टिविज्म में ये वर्ड लिखना होगा कि मान लिया कोई भी लॉ पार्लियामेंट ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया, कोई बिल आया, पार्लियामेंट ने पास किया मेजोरिटी से, जिस मेजोरिटी से होना था, और प्रेसिडेंट ने उसको एसेंट कर दिया, तो लॉ तो बन गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि लॉ तो आपने बना दिया, बट इंटरवीन्स दी आर्टिकल 16/4, आर्टिकल 16/5,
आर्टिकल 14/3, आर्टिकल 21/2, समथिंग लाइक दैट। समझ गए ना? तो कौन करेगा? दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म, नेचुरल वे में आएगा सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है ना? तो लिखना जरूरी है आर्टिकल 13। अगर नहीं लिखोगे यूपीएससी वाले बोलेंगे बच्चा को तो अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, तो क्यों नंबर दें इसको। लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या होता है, आप कुछ भी लिख लाख दो उल्टा पुल्टा करके तो 50% नंबर तो थमा देगा। यूपीएससी 10 में 0.1, 0.2, 0.5 इतना नंबर थमाएगा। समझ गए? क्योंकि उसका कीवर्ड्स फिक्स्ड होता है। इसीलिए मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं कि आप क्या लिखोगे इस तरह का मेंस के आंसर में। आर्टिकल 32 तो नॉर्मल है, रीट पिटिशंस। आर्टिकल 226 उसी से रिलेटेड है, क्योंकि वो जो आर्टिकल 32 यूनियन में है तो 226 हाई कोर्ट में है। आर्टिकल 131 जो आपने पढ़ा अभी, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, स्पेशल ली पिटिशन। आर्टिकल 141, 142, 245, फिर हम वहां पर टेरिटोरियल लिमिट्स, हर केस का अपना अपना लिमिट होगा। 246 अभी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जुडिशियल रिव्यू में आपको ये सभी बातें को लिखने की जरूरत होगी। 254 मतलब कोई मैटर अगर फंसा है यूनियन और स्टेट के बीच में तो क्या कहते हैं उसको? 245, 254। 368 टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग पीछे क्लास में भी पढ़े हैं यूनियन पार्लियामेंट में। तो दीज आर्टिकल शो दैट कोर्ट्स कैन एग्जामिन वेदर अ लॉ और एक्शन फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने इतने आर्टिकल लिख दिए आंसर में और टाइम के पॉजिटिव में बहुत एक्सप्लेन भी नहीं किया, तभी यूपीएससी नंबर देगा आपको, क्योंकि वो समझता है कि टाइम नहीं मिला इसको जब आर्टिकल कितने याद हैं, इसका मतलब है कि ये आंसर अच्छे तरीके से जानता था। समझ गए मेरी बात में? तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूपीएससी में अंतर है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहाँ पर आर्टिकल लिख दीजिए, एक फ्लो चार्ट बना दीजिए, टाइम नहीं है छोड़ दीजिए, तब भी नंबर आ जाता है। लेकिन वो कीवर्ड्स लिखा होना चाहिए। समझ गए? यूनिवर्सिटी एग्जाम, स्कूल एग्जाम में आपको खूब अच्छे से पेज भरने पड़ते हैं, है ना? आर्टिकल 32 तो हमने पढ़ ही लिया है। तो ये अगर हम लोग इसको पढ़ेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्रिन में आपको जब आप लिखेंगे तो केशवानंद भारती केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जिक्र आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पढ़े थे हम लोग? केशवानंद भारती केस में। तो फिर हम लोग जुडिशियल रिव्यू ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो कर ही लिए हैं। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट समझ में आ ही जाएगा। जुडिशियल एग्जीक्यूटिव अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी, कुछ वर्ड को मैलाफाइड वर्ड देख लीजिए यहाँ पर, ये सारा समझ में आएगा कि बैड इंटेंशन, मैलाफाइड इंटेंशन, इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है जुडिशियरी में। नेचुरल जस्टिस ये वर्ड है। नेचुरल जस्टिस क्या है? दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस के कुछ प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत हैं, वो आप याद रख लीजिएगा। मैं अलग से क्लास इस पर लूंगा, क्योंकि इस क्लास का बहुत बड़ा रोल है ऐसे पेपर लिखने में नेचुरल जस्टिस का, तो मैं अलग से पढ़ा दूंगा। संक्षेप में अभी बता रहा हूं, जस्ट इन ब्रीफ। पहला प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस का ऑडी अल्टम पार्टम, लैटिन वर्ड है। इसका मतलब है कि अगर आप जज हैं और आपके पास ये आई एक केस लेके कि अमृतांशु ने ऐसा ऐसा हमें क्लास में बोला है या कहा है या कर दिया है, समथिंग लाइक दैट, तो बिकॉज शी इज फीमेल तो इनकी बात को तो हमें प्रेफरेंस देना पड़ेगा। लेकिन इट डजंट मीन कि हम तुरंत अमृतांशु को सीधे हम चार्जशीट दे देंगे या उसको हम पनिशमेंट दे देंगे। करेक्ट? हमें अमृतांशु की बात सुननी पड़ेगी। बात समझे कि नहीं? और वाइस वर्सा, आप आए तब भी, दो मेल के बीच में तब भी। मीन्स ऑडी अल्टम पार्टम। ऑडी माने सुनना, अल्टम माने दूसरा, पार्टम पार्टी, दूसरे पार्टी को सुनो। क्लियर है ना? जैसे कोई आदमी जज है, मान ली फैमिली में ही आपको जज का रोल में है, यू आर दी ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, और आपकी मदर है और आपकी वाइफ है। घर में गए, मदर ने वाइफ के बारे में उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिया,
तो आपका काम क्या है, सीधे वाइफ को डांटना नहीं, आराम से बोला हाँ माँ हम सुन लिए, सही बात है, समझते हैं, माँ गुस्सा भी करने होने दीजिए, गो टू वाइफ सेपरेटली, आराम से खाना पीना खाइए पेशेंटली, उसके बाद बात सुनिए, है ना, और सुनने के बाद सोचिए, और फिर उसके बाद में रिकॉन्सिलेशन कीजिए। तो दोनों पार्टी को सुनना है, दैट इज द ऑडी अल्टम पार्टम। दूसरा क्या है, नेमो जुडिस पर कॉजा सुआ, मतलब कि आप अपने ही केस में अपने जज नहीं हो सकते। मान लिया कि आप हैं और आपका छोटा भाई है, उसको बड़ा मानते हैं, उसका कंप्लेन करने गांव वाले आ गए, तो आप अपने से जज नहीं हो सकते कि मेरा भाई तो हमेशा ठीक ही होता है ना। आपको क्या करना होगा, सही बोल रहे हैं आप लोग, गांव में एक और अच्छे आदमी हैं, उनको बुलाते हैं, तो उनके यहाँ चलते हैं, अब भाई के केस को वहाँ रखते हैं, वो मेरा भाई है तो हम विरोध में तो बोल भी नहीं सकते, लेकिन वो एक अच्छे हैं, पंच हैं, उनके सामने लेके इस केस को लेके चलते हैं, जो सही होगा वो करेंगे, है ना। नहीं तो हम यहाँ जो भी करेंगे आपको लगेगा कि हम अपना भाई का पक्ष ले लिए हैं, चलिए उनके यहाँ चलेंगे। तो क्या हुआ, हम अपने केस में खुद ही जज नहीं बन सकते। क्लियर है कि नहीं है, समझ गए ना, क्लियर है। तो दूसरा केस ये हो गया। तीसरा केस क्या है कि जस्टिस हैज टू बी इम्पार्टेड बाय गिविंग स्पीकिंग ऑर्डर, सीधे जजमेंट देना नहीं है, आपको प्रूफ करना होगा विथ एविडेंस, विथ एग्जिबिट, विथ ऑल द सोर्सेज, विथ प्रॉपर क्वेश्चंस एंड काउंटर क्वेश्चंस कि हम जजमेंट दिए भी हैं। ये तीसरा है। और चौथा एक और है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, उसको कहते हैं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। बहुत इतना दिन तक तारीख पे तारीख चलता रहेगा तो न्याय तो मिला नहीं। तो ये एक चौथा है जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तीन जो है इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इस कंडीशन में भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू और रूल ऑफ लॉ, इसमें डिफरेंस क्या है, इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ देता है। अभी पूछा है पीटी में भी, रूल ऑफ लॉ क्या है पूछ दिया है। जुडिशियल रिव्यू एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स, सबके पावर अलग अलग है। जुडिशियल रिव्यू एंड फंडामेंटल राइट्स, ये हर तरह के डिबेट करके हम लोगों ने इस पॉइंट को समझा है। एक थोड़ा सा समझ लीजिए, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है मीन्स दैट इफ वन पार्टी और लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो कोर्ट में स्ट्राइक डाउन दैट पार्ट एंड अलाउज द रेस्ट ऑफ लॉ टू कंटिन्यू। मान लिया कि एक लॉ का दो पार्ट है, एक पार्ट गलत है और एक पार्ट सही है, बात समझे। रूल बना है और उसमें जो है एक पार्ट गलत है और एक पार्ट सही है, तो आप गलत पार्ट को हटा दीजिए, दैट इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है। एग्जाम्पल से इसके बन सकते हैं, जैसे मान लिया कि रूल बना है कि फ्लड लैंड जो है गंगा का, वहां कोई भी स्ट्रक्चर इलीगल माना जाएगा। एक नियम बन गया, क्या बन गया, आप पटना में जाते होगे, मरीन ड्राइव है, देखो मरीन ड्राइव, क्या मरीन ड्राइव के इस साइड में कभी गंगा बहती थी कि नहीं, बहती थी। अब मरीन ड्राइव के उधर साइड, उत्तर साइड में तो गंगा बहती ही अभी भी धारा है। अब मरीन ड्राइव के हम दक्षिण साइड की बात कर रहे हैं, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब बोले कोई भी स्ट्रक्चर जो गंगा के फ्लड लैंड में बहता हो इलीगल है, तो मरीन ड्राइव तो खुद ही इलीगल हो जाएगा, नहीं, क्योंकि मरीन ड्राइव के ऊपर में आप जो है सो कुछ कुछ स्ट्रक्चर बना ही रहे हो, छोटा मोटा, कुछ कुछ दुकान तो अलॉट कर ही रहे हो अभी, तो जब आप रोड बना दिए तो उसके ऊपर स्ट्रक्चर तो इलीगल हो जाएगा, तो आपको कुछ तो नियम बनाने पड़ेंगे कि नहीं। या शमशान घाट जो है सो हमेशा गंगा के किनारे में ही रहता है, क्योंकि लोग अपने लाश को वहीं जलाते हैं, गंगा नदी के धार में ही जला देते हैं, तो शमशान घाट का स्ट्रक्चर तो इलीगल नहीं कर पाओगे। तो कुछ पार्ट लीगल, कुछ पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है,
सही बात है, कुछ पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल देना पड़ेगा। दैट इज नोन एज doctrine of severability. Suppose the law has 10 sections, only one section violates the fundamental rights, and बाकी अदर सेक्शन जो है वो ठीक ठाक है, तो इसको रखना पड़े। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स की डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स अप्लाइज मेनली टू प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले वो लॉ वैलिड था तो ये जो है मतलब नहीं कि अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो वैलिड ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस ये आपको दे रहा है कि कोई कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है, कलरेबल लेजिस्लेशन। तो आप इसको जब आप पढ़ेंगे इसमें तो बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जुडिशियल रिव्यू के पर्सपेक्टिव से, ताकि ये सब आपको नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें में नहीं आती है। ये सब चीज़ें जो है आपको एग्जाम में आता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में सब वर्ड्स आते रहते हैं। तो न्यूज़पेपर के पर्सपेक्टिव से भी आपको एग्जाम की तैयारी करते रहनी पड़ती है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई हैव टेकन ऑल दोज थिंग्स। कुछ जुडिशियल रिव्यू में लैंडमार्क केसेज जो है, जो पहले भी आप पढ़े हैं, वो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। शंकरी प्रसाद केस सबसे पहला अमेंडमेंट, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस जिसमें कि हम लोग देखे थे बेसिक स्ट्रक्चर, इंदिरा गांधी इलेक्शन जो इमरजेंसी के टाइम में, मिनरवा मिल केस उसके बाद आया पढ़े हम लोग, वामन राव केस 1981 में। जैसे कोर्ट क्लैरिफाइड पोजीशन ऑफ लॉज 9th शेड्यूल में अगर है तो उसको मानेगा। आईआर कोयलो केस, ये सभी केसेस के बारे में भी डिक्लेरेशन किया जाता है। तो जुडिशियल रिव्यू हमें लगता है कि आपको जो बेसिक पर्सपेक्टिव है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कहाँ पर, मेन एग्जामिनेशन में। समटाइम्स इससे पीटी एग्जाम में भी क्वेश्चंस बनने लगते हैं, ठीक है ना। हम लोग जुडिशियल रिव्यू समझे, और हमारा काम तब कंप्लीट होगा जब आप उस चैप्टर को प्रॉपर वे में स्टडी करके की वर्ड्स एंड की पॉइंट्स को फिर से जाके समझ लेंगे। और नाउ यू आर हैविंग एआई ऑन योर मोबाइल, है ना। कुछ कुछ केसेज अगर मान लिया कि हम पूरा एक्सप्लेन नहीं किए हों या वहाँ पर हिंट दिया हुआ हो, तो आपका काम क्या है, उस केस को डाल दीजिएगा चैट जीपीटी पर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई भी जेमिनी हो जो हो, उसमें डाल दीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बिकॉज दिस विल हेल्प यू, ठीक है ना। तो हमने कभी कभी होता है कि कोई कोई वर्ड ही क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो पीथ एंड सब्सटेंस मान लिया वर्ड दिया नहीं क्लियर हो, तो इसको आप एक बार देख लीजिए, उतना को फोटो खींच के चैट जीपीटी में डाल दीजिए, वो एक्सप्लेन कर देगा। दैट आई एम ऑल्सो डूइंग लाइक दैट। हाउ आई एम डूइंग लाइक दैट, मान लिया कि कोई एडिटोरियल आया है द हिंदू में, और सपोज समथिंग हैज कम, कोई आर्टिकल आया है, तो मैं उस पैराग्राफ को डाल देता हूँ चैट जीपीटी में, और चैट जीपीटी हमको पूरा एक्सप्लेन कर देता है। जैसे आज ही एक न्यूज पढ़ रहे थे ओमान के बारे में, शेपा जो आपस में जो एग्रीमेंट है ना। तो ये जो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट को थोड़ा डिटेलिंग करना था मुझे कि ओमान के साथ क्या क्या ट्रेड हमारा होता है। तो चैट जीपीटी हैज गिवन मी ऑल द आंसर्स, तो हमको आर्टिकल समझने में आसानी हो गई। ये रिक्वायरमेंट है सिविल सर्वेंट्स का। सिविल सर्वेंट्स के पास फाइल आता है तो उसको समझना पड़ता है कि हर बार आप स्टाफ को बुला कर तो नहीं समझोगे। तो आजकल एआई भी आ गया है, यू कैन टेक सम हेल्प फ्रॉम एआई सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि आप सीनियर लेवल में मिनिस्ट्री में अगर हो तो इतने सारे डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के कितने के जो कीवर्ड है या जो एक्रोनिम है, क्या उसका शॉर्ट फॉर्म है, याद नहीं रहता है। क्योंकि आप मान लिया विजिलेंस, मैं विजिलेंस देख रहा था, देयर वर ऑलमोस्ट 13 मिनिस्ट्री। एक मिनिस्ट्री में कितने डिपार्टमेंट होते हैं जानते ही होंगे, और उन सबके फाइल आ जाते हैं, आपको याद ही नहीं रहता है कि ये कौन सा सीडी आ रहा है, कौन डिपार्टमेंट है भाई, कौन डिपार्टमेंट है। तो फिर पीछे का पेपर देख के समझना पड़ता था। अब तो बड़ा इजी हो गया है, आप जो है सो चैट जीपीटी लगाओ, तुरंत डिपार्टमेंट का कॉन्टेक्स्ट पता लग जाएगा कि हाँ ये वहाँ का डिपार्टमेंट है। तो यू शुड ऑल्सो यूज दिस टेक्निक्स टू अंडरस्टैंड द बुक्स। क्लियर है ना। अब जुडिशियल एक्टिविज्म में हम कुछ कोर्ट केसेस का जिक्र करेंगे। बिल्कुल नया कोर्ट केस है,
इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, क्योंकि फिर नहीं तो बुक तो 1000 पेज से ज़्यादा बढ़ जाएगा, पूरा कोर्ट केस अगर लिखने लगे तो नहीं। तो इस कोर्ट केस को थोड़ा समझ लीजिएगा कि किस केस में कोर्ट ने जुडिशियल एक्टिविज्म किया। क्लियर है ना? तो जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब क्या है कि किसी हमारा फंडामेंटल राइट मिला है, उसके लिए कोर्ट सुओ मोटो सामने आ जाए ताकि जस्टिस को प्रमोट करे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसी से रिलेट करके होता है, नहीं पीआईएल होगा तो जुडिशियल एक्टिविज्म भी आएगा। एक्टिव रोल ऑफ द कोर्ट टू प्रोटेक्टिव ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड टू प्रमोट जस्टिस, ये इसका बेसिक पर्पस है। जुडिशियल एक्टिविज्म तो हम समझा ही दिए क्या है। यहाँ पर जो है जुडिशियल एक्टिविज्म का फिर से आर्टिकल्स आपको याद करने पड़ेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर मेंस में पूछे तो आर्टिकल्स आपको याद रहने चाहिए। आर्टिकल 13 पता ही है, लॉ का डिफिनेशन जो आया था पहली बार। 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, यही है ना 21। 32 तो पता ही है, 226 पता ही है, 142 पता है, 141 पता है आपको। आर्टिकल 21 यहीं पर है, इसका मतलब है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेट करता हुआ ज्यादातर जुडिशियल एक्टिविज्म होता है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जैसे लाइफ विथ डिग्निटी, मतलब कि इज्जत के साथ आपको जिंदगी देने का। तो लिव रिस्पेक्टफुल लाइफ, क्लीन इन्वायरमेंट, स्पीडी ट्रायल, अगर बहुत दिन तक ट्रायल होता है आदमी परेशान है इसमें जाने में। लीगल एड, गरीब आदमी को एड मिलना चाहिए। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर। अब राइट टू शेल्टर समझ लीजिए, छोटी सी बात। आप डीएम साहब हैं और आप रात को निकले, पता लगा पेवमेंट में लोग सोए हुए हैं, और आपको डर है पीछे से चीफ मिनिस्टर साहब आएंगे तो क्या देखेंगे, क्या एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, कि लोग जो है रोड पे सोए हुए हैं। थाना को फोन किए, मारो डंडा सबको, भगाओ यहां से। तो वेदर इट इज गुड, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के अंदर आता है क्या? नहीं आता है। जो आदमी सो रहा है वो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसका भी लाइफ एंड डिग्निटी है। आदमी तो है, उसका भी डिग्निटी है। आप उसको रात को सोने से दखल नहीं देना चाहिए। बेचारा सो रहा है, कोई और कुछ तो कर नहीं रहा है, गरीबी है तो देश की समस्या है। आप कौन होते इस तरह से डंडा मार के रात को भगाने वाले? क्लियर है कि नहीं है बात, समझे ना? तो ये जो है आपका राइट टू एजुकेशन, ये सब आपका कॉन्टेक्स्ट में ज्यादातर पीआईएल दायर होते हैं, ज्यादातर जुडिशियल एक्टिविज्म आता है। मतलब आर्टिकल 21 अच्छे से अगर जानते हैं तो इसका आंसर आप अच्छा लिख सकते। कीवर्ड्स लिखना है। पीआईएल समझ में आ ही गया आपको क्या पीआईएल है। सुओ मोटो एक्शन, कभी कभी कोर्ट क्या करती है, न्यूज़पेपर में आया तुरंत एक्शन ले लिया, ये भी होता है। कंटिन्यूइंग मैंडेमस, नीचे वालों को बोलना कि तुम अपना काम करो, है कि नहीं। जुडिशियल एक्टिविज्म एंड डायरेक्ट प्रिंसिपल्स, तो ये जो है आपका प्रोटेक्शन ऑफ प्रिजनर्स। अब जेल में क्या हो रहा है, जेल के अंदर में पता लगता है कि बेडरोल बिकता है। कितने लोगों की संख्या है कि इतना बड़ा अगर हॉल है तो इसमें जो है 76 आदमी को रहने की व्यवस्था है। 76 आदमी इसमें कहाँ सोएगा? 76-75-7% अलॉट कर दो, इस रूम में 25 आदमी सो सकते हैं। तो क्या है कि बेड कितना है 25 और सोने वाले कितने हैं 76। तो क्या होता है उसी के बीच में आपस में होता है कि तुम्हारा पैसा फोन पे से बाहर से हम दिलवा देंगे, तुम हमको बेड दो। तो पता लगा फोन पे पैसा चला गया, उसको हिसाब लिखाता है कितना दिन हमने इसको बेड दिया। इट इज हैपनिंग। तो प्रिजनर्स का भी तो कुछ राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ लेबरर्स, जबरदस्ती काम कराना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, वुमन राइट्स, ये सब आपको क्लियर है कि जुडिशियल एक्टिविज्म के अंतर्गत ये सब वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है लिखना। यही मैं बात कह रहा हूं, ये सब जो केस है इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हुसैन आरा खातून केस अंडर ट्रायल प्रिजनर वाला केस है। अब एक आदमी को पुलिस उठा के ले गई और उसको जो है 2 साल तक वैसे ही रखी हुई है,
और उसका कोर्ट के द्वारा उसका कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। ऐसे पॉलिटिकल, ऐसे जो प्रिजनर्स होते हैं अंडर ट्रायल, उनका तो पूरा जिंदगी बर्बाद हो रहा है ना। सुनील बत्रा केस, राइट ऑफ प्रिजनर्स, ज्यादातर यही दिखेगा। एचपी गुप्ता केस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का केस है। ये है बधुआ मुक्ति मोर्चा केस, बधुआ मजदूर। अब एक डीएम साहब थे, अब उनके क्या हुआ, उनके जिला में एक मूसर की बस्ती थी। ह्यूमन राइट कमीशन के लोग इंक्वायरी करने आए तो पूरे मूसर की बस्ती बोल रही है कि साहब यहाँ का जो भट्ठा वाला है वो ज़बरदस्ती हम लोगों को ले जाता है और हम लोगों को वहाँ रह के काम करना पड़ता है भट्ठा में उनके, और हम लोग कहीं और काम करने जा ही नहीं सकते हैं। तो एक केस रजिस्टर हो गया डीएम साहब के विरुद्ध में ह्यूमन राइट में, नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन दिल्ली में, दिल्ली हाट के सामने में। डीएम साहब बड़े परेशान थे, अभी तो केस में तो हमारी नौकरी चली जाएगी। इफ यू आर डीएम तो आपको देखना होगा कि आपके यहाँ कहीं बधुआ मजदूर वाला केस तो नहीं हो रहा है। मिर्जापुर में केस हुआ, नौकरी चली गई अच्छे अच्छे ऑफिसर्स की, क्योंकि क्या हो रहा था कि मिर्जापुर में छोटे छोटे बच्चों को लगा दिया था कारपेट इंडस्ट्री में। शिवकाशी तमिलनाडु में पटाखा इंडस्ट्री में छोटे छोटे बच्चों को यूज कर लिया जाता है। क्लियर है ना। तो ये इस तरह के केस होते रहते। एमसी मेहता बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत सारा इन्वायरमेंटल केस किया उन्होंने। हाथी जो है, मान लिया कि जंगल के बीच में आप रोड बना दी है, अब हाथी उधर भी है और हाथी इधर का भी है। एक हाथी को दूसरे हाथी से मिलने का मन हो रहा है, उस साइड वाले हाथी से, और दोनों बचपन के फ्रेंड रहे होंगे, मिलने का मन है। अब उसका तो जाने का रास्ता ही बंद कर दिया ना। तो ऐसे केस एमसी मेहता लड़ते थे कि एलिफेंट को भी इस पार से उस पार जाने का राइट है, अब बीच में आप ट्रेन का लाइन बना दिए, तो आपको क्या करना होगा, क्या तरीका है उसका। कोर्ट ने बोला कि कुछ कुछ दूरी पर जंगल के ट्रेन के नीचे एक कॉरिडोर देना होगा, ताकि नीचे से अंडर पास से हाथी बाघ अपना आ जा सके समय समय पर। सही बात। पानी पीने का जगह उस पार में है, अब बीच में आप रोड बना दीजिएगा तो पानी पीने कैसे जाएगा जानवर। क्लियर है ना। तो जुडिशियल एक्टिविज्म की जरूरत है। ओल्गा टेलिस केस, पेमेंट ड्वेलर्स जो हम बताए थे कि पेमेंट पे बैठा हुआ है, सोया हुआ है। विशाखा केस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि आप ऑफिस में किसी भी एक नई स्टेनो आई, ऑफिसर बार बार उसको बुला लेते हैं, बोलते हैं कि बड़ी सुंदर दिखने में हो तुम, कभी कुछ कमेंट कर रहे हैं, कभी कुछ कमेंट कर रहे हैं, कभी उसको देखे जा रहे हैं, कभी उसके गलत पार्ट को और देखे जा रहे हैं। तो क्या होगा इस केस में, लेडी क्या करेगी, लड़की क्या करेगी, वो जाके एक विशाखा केस गाइडलाइंस के अंतर्गत एक कंप्लेन नोट करेगी और जाके एक बक्सा रखा होगा जिसका नाम है सी बॉक्स, सी बॉक्स में डाल देगी। अब सी बॉक्स खोल के वो जाएगा ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर के ऊपर में, वो अपना देखेंगे और जो एक्शन लेना होगा लेंगे, वो करेंगे। ये हर ऑफिस में ऐसा सी बॉक्स डाला गया है, इसी विशाखा गाइडलाइंस का है। डीके बसु केस, कस्टोडियल वायलेंस, ले गए शाम को थानेदार साहब, पकड़ के मारना शुरू किए। लेडीज है, जेंट्स पुलिस थाना है, उठा के ले गए, हालत हवालात में कुछ गड़बड़ हो गया उसके साथ। तो दीज ऑल केसेस, विनीत नारायण केस बहुत इंपॉर्टेंट है। करप्शन, यही करप्शन केस में विनीत नारायण जो है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीवीसी में ये केस हमेशा पढ़ाया जाता है। उन्नी कृष्णन केस, एजुकेशन, बच्चों का एजुकेशन नहीं दोगे, अब बैठा के उसको बोले गोबर पाथो मास्टर साहब, हमारा खैनी लगाओ बिहार में, है ना, और घर से थोड़ा टिफिन मेरे लिए भी लेते आओ। अब पढ़ाई हो नहीं रही है, अब बच्चा 8वां क्लास का बच्चा दूसरा क्लास से किताब नहीं पढ़ पा रहा है, तो कोर्ट को आना चाहिए ना इस बीच में, व्हाट आर यू डूइंग। तो ये आपको जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म समझ में आ रहा है, तो इसको पढ़िएगा ध्यान से, है ना। ध्यान पढ़ने के बाद आप देखिएगा, हालांकि लंबा हमने कर दिया है बिकॉज इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कुछ टॉपिक, और एज ए ब्यूरोक्रेसी आपको इस तरह के केस से हमेशा डील करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस चीज़ को नहीं समझिएगा जुडिशियल एक्टिविज्म को, कि किसी दिन पता लगा अपनी नौकरी गंवा के चले आए, है ना। तो प्लीज़ रीड इट थॉरोली। और ये जो है इसमें भी फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिया है,
और ये भी दिया है। तो हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म, ये 3 टॉपिक जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, ये 3 टॉपिक को आप 34, 35, 36 चैप्टर को अच्छे से पढ़ के इसको समझिएगा, एंड विल टेक टेस्ट ऑफ दिस टॉपिक्स इन द नेक्स्ट सक्सीडिंग क्लासेस। ठीक है ना? ओके।